अपना जिला, आपका जिला, आपके जिले में अब तक की हेडलाइंस। मैं हूं के और आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इत्मीनान से सर्राफा बाजार में गोल्ड रिफाइनरी में 80 लाख के सोने को चुराने में चोर कामयाब। बड़ी वारदात को देख सर्राफा व्यापारियों में हड़कंप, पुलिस के ऊपर सवाल। बीजेपी के शहर प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा की तिरंगा यात्रा में उमड़ा युवाओं का जनसैलाब। कई सालों से निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा। तिरंगा लेकर मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में दिया देश की एकता का संदेश। हस्तिनापुर खादर क्षेत्र में गंगा का जल स्तर घटने के बावजूद परेशानियां बेशुमार। पुलिस प्रशासन अलर्ट, मौके पर दोनों डिपार्टमेंट। प्राइम बुलेटिन है और प्राइम बुलेटिन में आपसे जुड़ी समस्याएं, चर्चाएं भी होती हैं और हम संडे स्पेशल भी दिखाते हैं। लेकिन संडे स्पेशल और चर्चा से पहले शहर की स्थिति देख लीजिए। और वो जगह जो मेरठ की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करती है, वहां पर चोरों का धावा हर 15 दिन में हो जाता है। कभी अंदर के चोर होते हैं, कभी बाहर से चोर आते हैं और संबंधित थाने के व्हाइट मोटरसाइकिल पर घूमने वाले सिपाही सब बेअसर। क्या फिर लाइन हाजिर होंगे? क्या फिर सस्पेंड होंगे? ये सवाल। पहले खबर पर नजर डालते हैं और आगाज भी कर रहे हैं बुलेटिन का। शहर सर्राफा बाजार, उसके बाद कागजी बाजार और फिर वो गली जहां पर शातिर चोरों ने गोल्ड रिफाइनरी निवास की दुकान को इत्मीनान से अपना निशाना बनाया और करीब करीब 80 लाख रुपए का सोना और चांदी चोरी कर फरार हो गए। इत्मीनान के साथ फरार हो गए और ये तो अधिकृत रकम बता रहे हैं। अगर हम सूत्रों की माने तो ये रकम करोड़ों में है। सोना और चांदी जितना चोरी हुआ है उसकी करोड़ों में कीमत है, ये वहां के सूत्र बता रहे हैं। और चोरी की वारदात को आसानी से अंजाम देने के बाद इन शातिर चोरों ने एक और काम किया कि दुकान के ऊपर, इस रिफाइनरी कंपनी के ऊपर ताले लगा दिए, अपने ताले लगा दिए और चंपत हो गए, जिससे किसी को शक ना हो, कोई पहचान ना कर सके और पता चले कि दुकान के ही मालिक आए थे और वो चले गए। ऐसे में पुलिस कहाँ थी, ये बड़ा सवाल। जबकि हर आधा घंटे, 1 घंटे पे रात को पुलिस का गश्त होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट मार्केट में। मालिक का नाम है सतीश मराठा और जब वो पहुंचे तो ताले देखकर उनका होश उड़ गया, क्योंकि उनके लगाए हुए ताले तो टूटे हुए थे। दूसरे तालों में जब उन्होंने चाबी डाली तो पता चला कि अंदर कुछ बड़ा खेल हो चुका है। मौके पर व्यापारियों के साथ जब सर्राफ सतीश दुकान के अंदर पहुंचे तो तिजोरी की चाबी गायब थी, जिसके बाद किसी तरह तिजोरी को खोला गया तो तिजोरी में रखे 750 ग्राम शुद्ध सोना और 6 किलो शुद्ध चांदी चोरों के हत्थे चढ़ चुकी थी और कीमत जो बताई जा रही है वो 80 से 90 लाख रुपए के बीच है। और सर्राफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया और उसके बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की। पुलिस ने चोरों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सीसीटीवी के सहारे रहने वाली पुलिस के खिलाफ कब बड़ा एक्शन होगा, ये व्यापारी मांग कर रहे हैं एडीजी जोन से, डीआईजी रेंज से और एसएसपी से कि ऐसी पुलिस का भी क्या फायदा जहां पर चोर इत्मीनान से चोरी करते हैं 90 लाख के करीब सोने और चांदी की और फरार हो जाते हैं। निवास के नाम से इनकी दुकान है, सतीश मराठा। तो ये रात कल दिन में रक्षाबंधन होने की वजह से 2:30 बजे अपनी दुकान बढ़ाकर चले गए थे। उसके बाद आज सुबह ये आए हैं तो आकर देखा कि इनकी दुकान में दूसरे ताले लगे हुए हैं, जो इनके अपने ताले हैं वो नहीं लगे हुए। तो इन्होंने ताले काटे, उन्हें काट के अंदर अपनी दुकान में घुसे। घुसने पर इन्होंने देखा जो अंदर की तिजोरी की चाबी डेस्क में रखकर जाते हैं वो चाबी नहीं है, यानी कि तिजोरी इनकी खोली गई है। उस तिजोरी के अंदर इनका सोना और चांदी होने का अनुमान है। वो कितना होगा वो अभी देखकर पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि जब चाबी वो नहीं मिल रही है, अलमारी खुलने के बाद ही पता चलेगा कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ। लेकिन नुकसान काफी हो सकता है क्योंकि ये गोल्ड रिफाइनरी है, यानी कि सोने को शुद्ध करने की रिफाइनरी। यहाँ पर लोगों का सोना शुद्ध करने के लिए आता है। थाना कोतवाली में कागजी बाजार पड़ता है, वहाँ पर एक गोल्ड रिफाइन करने वाले ओनर हैं। इनके द्वारा पुलिस को सूचित किया गया कि इनकी दुकान में कल रात्रि में कुछ 2 लोग आए थे और इनके द्वारा ताला तोड़कर इनके अंदर में तिजोरी में कुछ सामान था वो चोरी कर लिया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा इसमें 3 टीमें गठित की गई हैं।
सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। इनके जो पुराने कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चलिए आपको लेकर चलते हैं तिरंगा यात्रा में। हर घर तिरंगा का अभियान तो शुरू होना है, लेकिन कई साल पहले से जब बीजेपी से कमल दत्त शर्मा को शहर के प्रत्याशी का टिकट भी नहीं मिला था, तभी से वो शहर के युवाओं को दिशा दिखाने के लिए और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने के लिए तिरंगा यात्रा का मोटरसाइकिल पर कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जिसने बीजेपी की जड़ों को मेरठ के अलग अलग कोने में जमा दिया। जी हाँ, कमल दत्त शर्मा की अगुवाई में जब तिरंगा यात्रा निकलती है तो दुकान से लेकर मकानों तक हर कोई बाहर निकल जाता है और छोटे छोटे झंडे लेकर भारत माँ के जयकारे लगाता है। और जब इस बार की तिरंगा यात्रा मेट्रो चौपले से शुरू हुई तो उसको हरी झंडी दिखाने के लिए लोकसभा सांसद अरुण गोविल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी खुद उपस्थित थे। और बाइकों का ये काफिला इतना लंबा था कि एक बाइक जो दिखाई दे रही थी वो आपको देखने को मिल रही थी मेहताब चौपले पर और अंतिम बाइक मेट्रो चौपले पर थी। और इसके साथ ही जब ये काफिला चला हाथ में तिरंगा लेकर भारत माँ के जयकारे लगाता हुआ, वंदे मातरम का उद्घोष करता हुआ, तो पूरा वातावरण देशभक्ति के माहौल में डूब गया। और आपको बता दें, हाथों में तिरंगा लेकर ये जितने भी मोटरसाइकिल सवार थे ये शहर के कोने कोने में गए और बताया कि 15 अगस्त की तैयारियां दिल खोल कर करनी चाहिए। और इसमें मेट्रो प्लाजा, रेलवे रोड चौराहा, घंटाघर, बुढ़ाना गेट, ईविस चौराहे के बाद अंबेडकर चौराहे पर से गुजरते हुए करीब करीब शहर के हर चौपले पर तिरंगा था। कमल दत्त शर्मा थे, उनके साथ वो देशभक्त का जज्बा लिए हुए युवाएं थे जिनके हाथ में मोटरसाइकिल का हैंडल था और दिल में तिरंगा था। कई 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 सालों से बीजेपी के नेता कमल दत्त शर्मा ये यात्रा निकालते हुए आ रहे हैं और इस यात्रा को लेकर बीजेपी काफ़ी मजबूत हुई है, शहर में भी और देहात में भी। उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम को जागृत करना, तिरंगा यात्रा का यही उद्देश्य है। मेट्रो प्लाजा के सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ये यात्रा शुरू हुई है। और रेलवे रोड का चौक, घंटाघर, पुराना गेट, ईवीएस चौपला और वहां से होते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर इसका समापन। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के बारे में हमेशा सोचता है। तो भाजपा केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज से यानी 10, 11, 12 3 दिन अपने मंडलों के अनुसार, हमारे 16 मंडल हैं, सभी में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 14 तारीख को जो शहीद बलिदानी पुलिस के हो, सीआईएसएफ के हो, बीएसएफ के हो, आरपीएफ के हो, सीआरपीएफ के हो, आरएएफ के हो, उनकी मूर्तियों पर स्वच्छता का कार्यक्रम 14 की सुबह और 14 की शाम को, जो ये उस समय की सरकार के कारण भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ रहा है, उस विभाजन विभीषिका के स्मृति दिवस का स्मरण करने हेतु एक बहुत भव्य कार्यक्रम 14 की शाम को एसडीएम गार्डन मेरठ कैंट में होगा। हस्तिनापुर की बाढ़ हर साल सबक देकर जाती है और उस सबक से कोई सबक ले ना ले, लेकिन परेशानियां कम नहीं होती। गंगा का जल स्तर फिलहाल तो थोड़ा कम हुआ है, जिसके बाद परेशानियां और बढ़ गई हैं। दर्जनों गांवों में पानी अभी भी देखा जा सकता है, फसल पानी में खड़ी है। ग्रामीणों की इन दिक्कतों को लेकर हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। भीकुंड, दुधली, कन्हेड़ा, शेरपुर, हादीपुर, गावड़ी, मनोहरपुर, बदवा और नाम लेते चलिए आप, चेतावाला, लतीफपुर और नाम ले लीजिए। हर गाँव में बाढ़ का पानी आपको मिलेगा और ग्रामीण पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं, वो अलग बात है। गंगा में जल स्तर घटा है। ये परेशानियां हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जब ये लोग मुआवजे के लिए जाएं तो इन्हें प्रशासनिक अधिकारियों के सामने चक्कर ना काटना पड़े। और फिलहाल तो फौरी तौर पर जो बड़ी समस्या आ रही है वो पशुओं के चारे की समस्या है।
प्रशासन ने पशुओं के चारे का इंतजाम किया है या नहीं किया, ये मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आप जान सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश दिया हुआ है कि हर बाढ़ प्रभावित गांव में, क्षेत्र में तुरंत ही पशुओं का चारा उपलब्ध कराने का काम करें प्रशासनिक अधिकारी, जबकि पानी घुसा हुआ हो और साथ ही साथ पशुओं में कैजुअलिटी ना हो, इसलिए वहीं के पशु अस्पताल के चिकित्सक भी एक्टिव हो। लेकिन क्या वो एक्टिव हैं? जवाब है नहीं। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें मौके पर हैं, डेरा डाले हुए, 6 बाढ़ चौकियां एक्टिवेट हैं, हालात पर निगरानी रखने का दावा कर रही हैं। लेखपाल और राजस्व अमीन पल पल पर नजर रख रहे हैं और अब वो डाटा कितना सही देते हैं ये उनके वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद की जा रही है जल स्तर उतरने के बाद किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत फौरी तौर पर कितनी होनी चाहिए, ये बहस का मुद्दा है। पुराना शिव मंदिर मुल्तान नगर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें दिल की बीमारियां, बच्चों की बीमारियां और महिलाओं की बीमारियों की जांच की गई। अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के बैनर तले लगाई गई निःशुल्क चिकित्सा शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता सिंह, लैप्रोस्कोपी जनरल सर्जन डॉक्टर प्रदीप बंसल, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार बत्रा, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुमेहा शर्मा ने मरीजों की जांच की और बीमारियों से बचाव के तरीके बताए और निःशुल्क जानकारियां दी गई। साथ ही साथ खान पान से जिंदगी में कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है ये भी बताया गया। डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना, बचाव किस तरीके से करें, इस बारे में शिविर के जरिए जानकारी दी गई है। आर्य समाज स्थापना नगर के रविवारीय सत्संग में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर धर्म और संस्कृति रक्षा दिवस मनाया गया। इस बारे में बोलते हुए वक्ताओं ने बताया कि राष्ट्र की रक्षा के लिए इसके मूल तत्व धर्म और संस्कृति की रक्षा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मूल तत्व को बचाकर हम अपने देश को और मजबूत कर सकते हैं, सांस्कृतिक पतन को रोक सकते हैं, और वो देश कभी भी उन्नति नहीं करता जिसका सांस्कृतिक पतन हो जाता है। अपने महापुरुषों ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए नैतिक और मानवीय मूल्यों का अनुपालन करके हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। गोस्वामी समाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में फूलबाग कॉलोनी कैंप कार्यालय पर भारत रत्न स्वर्गीय और यशस्वी राष्ट्रपति रहे योगी वीवी गिरी के 131वें जन्मदिन पर गोष्ठी आयोजित करते हुए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर किरण सिंह उपाध्याय ने जानकारी दी। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि 18 अगस्त को मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया वीवी गिरी की प्रतिमा के संबंध में बात करने उनसे जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध अधिवक्ता सुभाष गिरी गोस्वामी ने की। पिछले 49 से भारतवर्ष के गुमनाम शहीदों को खोज रहा हूँ। पूरे देश का भ्रमण करके मैंने अनेक गुमनाम शहीद खोज निकाले हैं। उन पर मैंने आर्टिकल लिखे, लगभग 400 आर्टिकल मैंने लिखे जो अपने आप में रिकॉर्ड है। अनेक पुस्तकें मैंने लिखी शहीदों के ऊपर, काव्य ग्रंथ मैंने शहीदों के ऊपर लिखे, महाकाव्य लिखे, खंड काव्य लिखे शहीदों के ऊपर। और आज भी वो जुनून मेरे अंदर है कि इसके आज़ादी बहारे जिस्त का सामान है, इसके आज़ादी बहारे जिस्त का सामान है, इश्क मेरी ज़िंदगी आज़ादी मेरा ईमान है। अरे इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी के मेरा इश्क भी कुर्बान है। और अब 2 कार्यक्रम है, पहला ब्रेक से पहले, दूसरा कार्यक्रम ब्रेक के बाद। कौन सा देखना पसंद करेंगे आप? चलिए, आपकी बात मान ली, तिरंगा रैली। चलिए तिरंगा रैली के लिए आपको चलते हैं। संडे स्पेशल में 15 अगस्त से पहले हमारी विशेष पेशकश रहती है और इस विशेष पेशकश में एक तरफ 10 साल से मेरठ के युवाओं को देशभक्ति के जज्बे से जोड़ने वाले कमल दत्त शर्मा हैं, तो दूसरी तरफ मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री राजेंद्र कुमार राणा हैं, जो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट बेंच के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने की संभावनाओं को साकार करने की कोशिश में जुटे हैं।
अपनी टीम के साथ। तो इस बार डबल डोज। पहले बात करते हैं हम तिरंगा रैली की। तो ये तिरंगा रैली के विजुअल्स आपने देखे। तो तिरंगा रैली की जब बात कर रहे हैं तो देशभक्ति के जज्बे की भी बात करते हैं, और जब देशभक्ति की जज्बे की बात, मोटरसाइकिल तिरंगा रैली की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ होने चाहिए कमल दत्त शर्मा। बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, कमल दत्त शर्मा के साथ 2015 में जब मोटर बाइक तिरंगा रैली का आगाज किया था कमल दत्त शर्मा ने, तब किसी को भी नहीं मालूम था कि पार्टी गाइडलाइन से इतर मेरठ के युवाओं को देशभक्ति के जज्बे से जोड़ने वाली मोटरसाइकिल तिरंगा रैली बीजेपी के लिए भी संजीवनी की तरह काम करेगी। एक समय मेरठ युवा भाजपा के अध्यक्ष रहे कमल दत्त शर्मा लगातार सामाजिक काम तो करते आ रहे हैं, और सामाजिक काम में हर साल वो राखी का त्योहार बनाते हैं। उनकी देखा देखी बहुत सारे नेताओं ने राखी का त्योहार बनाना शुरू कर दिया, और हर साल 18 जून पर अपने बर्थडे के दिन डोनेट करते हैं ब्लड। लेकिन आज तो तिरंगा रैली की बात होनी है, और तिरंगा रैली की बात दिखाने से पहले आपको एक सीन दिखाते हैं उनका उस राखी के त्योहार के अवसर पर जो उन्होंने पिछले साल 2024 में रक्षाबंधन के पर्व पर मनाया था। पहले उसके विजुअल्स देख लीजिए और दो एक महिलाओं की बाइट भी सुन लीजिए। कमल भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बहनों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की, भाई बहन का एक पवित्र त्योहार आपने बनाया। आपका हम कैसे आभार प्रकट करें। सभी बहनों की तरफ से मैं हैप्पी रक्षाबंधन। कमल दत्त जी जो है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आज जो है इतना सुंदर आयोजन, बहुत ही भव्य आयोजन जो रक्षाबंधन का है उन्होंने आयोजित किया। चलिए, ये सब चीजें आपने देख ली। हमारा मोटिव है सिर्फ आपको इस पखवाड़े में, जो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, इस पखवाड़े में देशभक्ति की बातों से जोड़ना, अपने अचीवमेंट के साथ जोड़ना। तो कमल दत्त शर्मा से सीधे बात करते हैं। कमल दत्त शर्मा मेरठ से बीजेपी शहर विधानसभा के प्रत्याशी रहे, हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी के शहर के प्रत्याशी रहने से पहले उन्होंने मेरठ के युवाओं को न केवल तिरंगा मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से देशभक्ति के साथ जोड़ा था, बल्कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता का अद्भुत संदेश भी दिया था। आइए उनकी 10 साल की इस सफल यात्रा के बारे में उन्हीं से जानते हैं, कमल दत्त शर्मा से जानते हैं। इस तिरंगा रैली का आइडिया कहां से आया था और कैसे 10 साल तक सफलता के साथ उन्होंने इसे चलाया। बात करते हैं। आज का ये इंटरव्यू बनता है, आज का इंटरव्यू इसलिए बनता है क्योंकि बीजेपी को जन जन तक पहुंचाने में मोटरसाइकिल और तिरंगे के जरिए मेरठ में जिस व्यक्ति ने प्रमुख रोल निभाया है उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर आज का दिन इंटरव्यू के बिना नहीं चलने का। कमल दत्त शर्मा, जी हाँ, शहर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। वो अलग बात है कि इतने संघर्ष के दौर में भी पार्टी को जिंदा रखा शहर विधानसभा पर, और अब जब 10 साल हो चुके हैं तिरंगा यात्रा को, तो ये इंटरव्यू बनता है। हमारे साथ कमल दत्त शर्मा है, क्योंकि आज की तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल के जरिए मेरठ के नए पुराने शहर में जब दौड़ी तो हर तरफ से वंदे मातरम, भारत माता की जय, और आगे थे तिरंगा लिए हुए कमल दत्त शर्मा। आइए बात करते हैं कमल दत्त शर्मा से इस 10 साल के सफर पर। नमस्कार भाई, और 10 साल की सफलता तिरंगा यात्रा के साथ, मोटरसाइकिल के साथ आपको शुभकामनाएं दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कैसे सोचा था कि तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिलों पर निकालेंगे? मोटरसाइकिल तो स्टंटबाजों के लिए थी। ऐसा है भाई साहब कि शुरुआत की जो हमारी बाइक रैली थी वो अमर उजाला ने शुरू करी थी, तो वहाँ से मुझे अपने मित्तल साहब हैं, उन्होंने मेरे से संपर्क करा। उन्होंने कहा कि ये पर बाइक रैली निकलेगी, आप मीटिंग आप आइए। हम वहाँ पर गए तो जिम्मेवारी बाइक रैली की हमें मिल गई, और वो बाइक रैली बहुत अच्छी निकली। उसके बाद फिर 26 जनवरी जब आई तो फिर एक बाइक रैली हमने अपनी निकाली, तो वो बहुत उसमें संख्या शामिल हो गई, और होने के बाद में वो लगातार 1 साल में 2 निकलती रही। और उसके बाद में ये बाइक रैली का मैं केंद्र हूँ, मेरे द्वारा इसकी समय तय होता है कि भाई जो 15 अगस्त है उससे पहले का जो संडे होगा उसके दिन ये निकलेगी। तो जैसे आज संडे था तो आज ये निकली है, लेकिन युवाओं का जो एक
खुद का संचार है वो इस रैली का इंतजार करते हैं। और देखिए इतनी ऊपर वाले की कृपा है कि और भी रैली निकलती है। बात भीड़ की नहीं है सर, बात अनुशासन की है और जज्बे की अनुशासन की है। जज्बा तो ये उद्देश्य है इस आयोजन का, वो ये है कि जन जन तक हमें अपने राष्ट्र प्रेम को जागृत करना है। देखिए हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, और हमारा जो काम है वो इस देश के अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रवाद की अलग जगाना है। ये हमारा मिशन है, ये हमारा विचार है हमारा। इसलिए पार्टी में कोई अधिकृत, कोई इस पार्टी का कोई मालिक नहीं है, इसका विचार मालिक है। इसलिए जब भी कोई बन जाता है उस विचार को लेकर आगे चलता है, हम सब उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और हमारे विचार को आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए ये जो रैली है ये जन जन तक राष्ट्रवाद को जगाती है। और जो रास्ते में है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो भी आप देखते होंगे कि कितने मन से इस रैली का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जब ये रैली शुरू की थी तो क्या मन में विचार था कि मैं शहर विधानसभा का प्रत्याशी बनूं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। उस समय पर मैं महानगर का महामंत्री था जिस समय मैंने रैली की शुरुआत करी। और देखिए ये बात सही है कि प्रत्याशी वाली बात तो उस समय कोई थी नहीं, और ये भी बात सही है कि महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी है, लेकिन फिर भी विचार बड़ा है। और विचार अगर बड़ा है और जिस चीज़ से विचार मेल खाता है वो चीज़ भी बड़ी है। तो ऐसे ही इस चीज़ से, तिरंगा रैली से हमारी पार्टी का, हमारा विचार मेल खाता है, इसलिए बड़ी है। हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का जो नियम विचार है वो ये है कि इंडिया फर्स्ट, पहले भारत, उसके बाद सब। जबकि और पार्टियों को जो विचार है वो ऐसा विचार है, भाई साहब, मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि जो सेना से भी सवाल करें, सेना की सच्चाई पर भी सवाल खड़ा कर दें, देश को संसद के बाहर कहें कि हमारी इकोनॉमी की डेड हो गई है। तो देखिए मुझे ये लगता है कि भाई ये इतने बड़े नेता होने के बाद अपोजिशन के लीडर हैं और अगर इस तरह की बात कहते हैं कि अपने ही देश के लिए, जबकि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके नेता अटल जी हुआ करते थे। अटल जी विरोधी दल के नेता थे, तो यूएनओ में उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने भेजा था और उन्होंने पूरी मजबूती से अपने भारत का पक्ष रखा था। उन्होंने कभी भी अपने हिंदुस्तान के बारे में एक शब्द ऐसा नहीं बोला जिससे हमारे हिंदुस्तान के मान सम्मान पर कोई आंच आए। और आज के समय में मैं आपके माध्यम से, ये बड़ा अच्छा विषय मेरे सामने आ गया आपका, जो मैं रखना चाहता हूँ, इसका भी एक सीमा होनी चाहिए। विरोध में बोलने की भी एक सीमा होनी चाहिए, उसका भी एक अनुशासन होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हम किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने देश को ही नीचा दिखाने में लग गए कि युद्ध हुआ, क्या नहीं हुआ, सेना ने क्या करा। इस तरह के जब विचार आदमी लाता है और अपनी इकोनॉमी को ही डेड बताता है तो इसका मतलब ये अनुशासनहीनता है। और मैं चाहता हूँ, मैं आज अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपनी महामहिम राष्ट्रपति जी और अपने सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च हमारे न्यायाधीश से मैं ये निवेदन करता हूँ कि ऐसा नियम बनना चाहिए कि देश में बोलने की एक सीमा होनी चाहिए। और ऐसे नियम जो देश के खिलाफ जाते हैं, जैसे इकोनॉमी की वाली बात कही है, इनके लिए भी एक आईपीसी में एक क्लोज होनी चाहिए कि ये एक जुर्म है और जुर्म का सब जुर्मों को आईपीसी में धाराओं से कवर करा गया है और जिसका जितना जुर्म है उसकी धारा है, इसमें इसकी धारा तय कर इसकी सजा तय होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का अपने देश के खिलाफ ना बोल पाए। और ये तिरंगा रैली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब जो अगले 3 दिन है, देखिए आज हमारी रैली की शुरुआत हुई, आज से ही हमारा एक पखवाड़ा शुरू हुआ इस अभियान का। हमारे कल, आज और परसों हमारे मंडलों में पद यात्राएं निकलेंगी। हम हर घर पर जाकर तिरंगा लगाएंगे और सेल्फी विद तिरंगा हम सबसे कहेंगे कि आप अपने अपने घर में तिरंगा लगाइए और अपनी सेल्फी लेकर हमें भेजिए। देखिए इसमें कोई हम अपनी पार्टी का झंडा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं उन दलों को बताना चाह रहा हूं कि देश रहेगा तो पार्टी रहेगी ना। तो हमारा देश पहले है, इंडिया फर्स्ट, और हम एक एक व्यक्ति तक पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस काम में लगे हुए, और हमें भगवान ने कृपा भी करी, हमें कामयाबी भी दी है। आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 11 वर्ष हो जाएंगे, अब 11 वर्ष हो चुके। तो ये देखिए ना, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी कि जो लगातार
बिना थके बिना रुके जनता के काम में लगे हुए हैं। और ऐसे लोग नेता जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। इसकी एक विरोध में बोलने की एक सीमा होनी चाहिए, वो तय होनी चाहिए। कहीं हमारे देश के सम्मान विदेश में घट तो नहीं रहा। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की टीवी पर जो हीरो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, और मैं बड़े खेद के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान में जो हीरो है टीवी पर वो है राहुल गांधी। चिदम्बरम जी ने जो गृह मंत्री रह चुके, वित्त मंत्री रह चुके, इतना बड़ा एक कटाक्ष करते हैं। अरे ये तो वो बात हो गई ना कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। ये सिर्फ सत्ता के लिए ऐसी बात करेंगे, किसी एक पक्ष की वोट के लिए ऐसी बात करेंगे कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के इतने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हम तो ऐसे सफर पर चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, एक खुशी की तलाश में थे, सारे गम हमसे टकरा गए। जी हाँ, और ये तिरंगा यात्रा थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली तिरंगा यात्रा। आप मुस्लिम क्षेत्रों में भी गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस तिरंगा यात्रा में कैसा रेस्पॉन्स मिला मुस्लिम क्षेत्रों? बहुत अच्छा मिला। देखिए, हमारे जो देश के रहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं। और आप देखिए, हमारी पूरी रैली में अधिकतर क्षेत्र जो है, घंटाघर से लेकर छतरीवाला पीर, बुढ़ाना गेट के बीच में अधिकतर क्षेत्र, इसमें से 80-90% मुस्लिम हैं। लेकिन हर साल इस रैली का इंतजार करते हैं। और कल और परसों मेरे पास 2-3 फ़ोन आए थे कि सर हम कोल्ड ड्रिंक का आयोजन करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा नहीं, रैली रुकती है तो अच्छा नहीं लगता है, प्लास्टिक के कप मिलते हैं तो उसमें सड़कों पर प्लास्टिक फैलती है, ये हमारी रैली के अंदर ये अच्छा नहीं है, और ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होता है। तो मैंने उनसे निवेदन करा, उन्होंने मेरी बात मान ली और पुष्प वर्षा से इस रैली को करा। देखिए, अनुशासन, कोई भी जिसके अंदर बुलेट मोटरसाइकिल में पटाखे निकलते हैं वो मोटरसाइकिल इस रैली में शामिल नहीं होगी, ये मंच से बोलते हैं। कोई भी ऐसा नारा नहीं लगेगा जो किसी भी व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाता हो। इसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम। तो इसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसमें शामिल होते हैं। आज इस तिरंगा रैली को निकालते हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है, 18 साल का वोट देने वाला हो जाता है। आपने बीजेपी कैडर में कितने कार्यकर्ता जोड़े हैं? देखिए, मैं यहाँ पर बीजेपी यूथ का प्रेसिडेंट रहा हूँ पूरे 7 साल। 2007 में मैं बना और 13 तक मैं रहा। मैंने यहाँ पर जो भूमिका अदा करी है वो एक कार्यकर्ता की भूमिका अदा करी है। उस दौरान, उस 7 साल के पीरियड में बहुत नौजवान कार्यकर्ता मेरी पार्टी से जुड़े और आज वो कार्यकर्ता इस लेवल पर हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदों पर हैं। वो कुछ सभासद हैं, कुछ महानगर के पदाधिकारी हैं, कुछ मंडल अध्यक्ष हैं, कुछ अन्य पदों पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे अभियान को लेकर चल रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। और देखिए, उस समय पर परिस्थिति भी विपरीत थी। हमारी ना तो सेंट्रल में सरकार थी, ना हमारी स्टेट में सरकार थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं सर जी, कि विपरीत परिस्थिति तरक्की का सबसे अच्छा समय होता है। बिल्कुल सही। तो वो सबसे, उस समय पर विपरीत परिस्थिति में हमने लोगों के जन से हम मिले और हमारा जो अभियान था बीजेपी यूथ का उस टाइम पे मेरठ महानगर में, हर गली से 2 नौजवान चाहिए और हम ये कहेंगे ये उनके वाली गली। और हमने ये अभियान बनाया। शुरुआत में कम संख्या थी मेरे साथ में, लेकिन बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई। देखिए, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसमें पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कम से कम एक व्यक्ति की जरूरत है। एक ही व्यक्ति चल देगा और उसका अगर उद्देश्य उसका पवित्र होगा तो ये गारंटी है कि उसके साथ समूह जुड़ेगा। और आज समूह जुड़ा क्योंकि तिरंगा यात्रा देश के लिए है और हमारा एक विचार है और विचार के पीछे लोग जुड़ गए और आज पूरे मेरठ में हर जगह। और देखिए, सिर्फ ये तो एक रैली अब सबसे पहले निकली है, लेकिन इस रैली की वजह से कितनी रैली और क्षेत्रों में निकलने लगी, ग्रामीण इलाकों में पहुंच गए, ग्रामीण इलाकों में निकलने लगी, आसपास के शहरों में निकलने लगी। और 15 अगस्त को तो लोग निकलते हैं झंडा लगा के। तो इससे क्या होता है सर कि देखिए, सब काम सब चलते हैं, लेकिन अगर कोई ये रिन्यूअल होता रहता है तो देशभक्ति का जज्बा भी अपना चरम पर आता है। और जो आदमी राष्ट्र से प्रेम करेगा वो अपने घर में भी अच्छा रहेगा, समाज में भी अच्छा रहेगा, उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी।
जो अपने देश से प्यार नहीं करेगा वो किसी को भी एक दिन वो परिवार में भी अलग थलग पड़ जाएगा। तो ये धरती हमारी माँ है और ये यहीं सब कुछ हमें रहना है, तो इसके लिए इतना तो समय हमें निकालना ही चाहिए। मज़ा आया ना बात करके। अब आपको लगता था बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, हम चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं, सब लोग पूछते थे भाई ये जो विधानसभा के चुनाव हुए इतने सीनियर लोगों को छोड़कर शहर से कमल दत्त को ही क्यों चुना? पता चल गया ना, जवाब मिल गया ना। जब आप ग्राउंड जीरो से किसी पार्टी के लिए और देश के लिए काम करेंगे तो आला कमान और प्रकृति आपके उन कार्यों के हिसाब से आपको पारितोषिक देंगे। वो अलग बात है, कमल दत्त जैसे जुझारू नेताओं को किसी नाम किसी पद की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ जुनून के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ, देशभक्ति के साथ काम करना होता है। और 10 साल पहले शुरू की गई ये मुहिम आज सड़कों पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ घर घर पहुंचती है। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी कमल दत्त की टीम के साथ, आपके साथ, सबके साथ कह रहे हैं भारत माता की जय। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं राजेश, मैं हूं के और वीडियो एडिटिंग के लिए है संजय जूनियर। हमारे साथ बोलिए जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस 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 इतना ही, लेकिन ये बस नहीं है, हम तो आपको दिखाते रहेंगे पूरे देश की खबरें, जोड़ते रहेंगे पूरे देश के साथ, जगाते रहेंगे अलग कि स्वच्छ और स्वतंत्र पत्रकारिता ही हमारा उद्देश्य है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जय हिंद।